हेलो दोस्तों, आज हम आपको इंसीडियस द रेड डोर चैप्टर 5 की हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कहानी पिछली मूवी की देखने को मिलती है, जिसमें जॉर्ज और डाल्टन एक थेरेपिस्ट के पास होते हैं। थेरेपिस्ट जॉर्ज और डाल्टन के दिमाग से स्पिरिट को निकालने के लिए उन दोनों की आंखों को बंद करने के लिए कहता है। और फिर हमें कहानी 9 साल पहले की दिखाई जाती है, जिसमें जॉर्ज अपनी फैमिली के साथ अपनी मदर के अंतिम यात्रा में होता है। उसके बाद सारी रीति रिवाज के बाद कुछ लोग जॉर्ज से मिलते हैं जो उसकी मदर की तारीफ करते हैं। उसके बाद मूवी में हमें पता चलता है कि जॉर्ज के रिश्ते उसके बेटे से अच्छे नहीं हैं। इसीलिए रिने, जो जॉर्ज की वाइफ होती है, जॉर्ज को स्कूल छोड़ने के लिए कहती है ताकि उन दोनों के बीच की दूरी कम हो सके। तभी रैनी की नजर उसी थेरेपिस्ट पर पड़ती है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखा था। और अब जॉर्ज अपनी गाड़ी में जा रहा था, तभी जॉर्ज की नजर उस थेरेपिस्ट पर पड़ती है और जॉर्ज उसे बुलाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो थेरेपिस्ट जॉर्ज की मदर को जानता था। उसके बाद थेरेपिस्ट जॉर्ज को अपना नाम कार्ल बताता है। कार्ल को हम सेकंड पार्ट में थोड़ा अच्छे से जान पाए थे, जिसने एलिस का बहुत अच्छा साथ दिया था। जॉर्ज अपनी यादों को भुलाने के कारण उसे पहचान नहीं पाता। उसके बाद जॉर्ज अपनी गाड़ी में बैठकर डाल्टन को मैसेज करता है स्कूल छोड़ने के लिए। उसके बाद हम जॉर्ज की कार के पीछे एक स्पिरिट को देख सकते हैं। उसके बाद हमें मूवी का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद हमें डाल्टन और जॉर्ज को दिखाया जाता है और वो दोनों डाल्टन के कॉलेज जा रहे थे। कॉलेज पहुंच के वो लोग अपने रूम में सारा सामान रखते हैं। जॉर्ज के बैग से उसकी वाइफ की ड्राइंग मिलती है जो डाल्टन ने बनाई थी, जिसमें जॉर्ज की ड्राइंग नहीं थी। तभी उनके रूम में एक लड़की आती है जिसका नाम क्रिस विल्सन होता है और वो डाल्टन की रूममेट होती है। पर डाल्टन ने ये सोचा था कि उसका रूममेट कोई लड़का होगा। ये सुनकर क्रिस हाउस ऑफिस चली जाती है, ये कहते हुए कि तुम अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करो। उसके बाद जॉर्ज और डाल्टन की बहस हो जाती है किसी पार्टी में जाने के लिए। इस पे जॉर्ज रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं अपनी कार में। डाल्टन अपने रूम में होता है और क्रिस विल्सन भी, दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो सोने जा रहे थे तो डाल्टन बोलता है मुझे अंधेरे से डर लगता है, जिस पर वो एक छोटी सी लाइट अपने बेड के पास लगा लेता है। सुबह हो जाती है। उसके बाद जॉर्ज कल जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है फोन पर वॉइस मैसेज करके डाल्टन को। उसके बाद हमें एक आर्ट रूम दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आर्मिगन आती है और सबको अपनी ड्राइंग दिखाने को बोलती है, जिसमें वो एक स्टूडेंट की ड्राइंग देखकर क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। ये देखकर डाल्टन अपनी मदर की ड्राइंग भी फाड़ देता है। उसके बाद प्रोफेसर उन स्टूडेंट को एक नया ड्राइंग बनाने को कहती है। फिर डाल्टन ब्लैक कलर से एक दरवाजा बनाता है और तभी अचानक उस दरवाजे से एक स्पिरिट उसके हाथ को पकड़ लेती है। ये देखकर डाल्टन बहुत डर जाता है और जब वो अपने हाथ को देखता है तो उसके हाथ से खून निकल रहा था। तभी उसकी प्रोफेसर उसकी ड्राइंग देख लेती है। सीन चेंज होता है और जॉर्ज अपने ब्रेन का चेकअप कराने के लिए MRI मशीन के अंदर होता है। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और जॉर्ज अंदर से आवाज भी मारता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। तभी एक आवाज आती है कि दरवाजा खुल चुका है और तभी अचानक एक स्पिरिट जॉर्ज के MRI मशीन के अंदर आ जाती है, जिससे जॉर्ज काफी डर जाता है। और फिर जॉर्ज गुस्से में MRI मशीन से निकल के डॉक्टर को बोलता है कि लाइट क्यों बंद हो गई थी। और फिर डॉक्टर जॉर्ज से बोलता है कि आप 15 मिनट से सो रहे थे। उसके बाद डॉक्टर टेस्ट की रिपोर्ट में बताता है कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टर बोलता है जॉर्ज को कि अगर आपको स्ट्रेच तब भी है, कोई बच्चों वाली गेम खेल सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए। उसके बाद हमें डाल्टन को दिखाया जाता है जो अपनी ड्राइंग को घर लेके आता है और दीवार पर लगा देता है। तभी लाइट चली जाती है और तभी अचानक बेडशीट ओढ़े हुए कोई उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर डाल्टन बहुत डर जाता है, लेकिन वो बस एक बेडशीट थी। उसके बाद वहाँ पर क्रिस विल्सन आ जाती है और वो बताती है कि उसे उसका नया रूम मिल गया है। और तभी वहाँ पर क्रिस्ट को एक पेपर मिलता है जिसे जॉर्ज ने डाल्टन को पार्टी में जाने के लिए कहा था और क्रिस्ट भी उसे कहती है पार्टी में चलने के लिए। और फिर वो पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम निक था वो अनाउंसमेंट करता है कि सब कंट्रोल में शराब को पिए, क्योंकि पिछले दिन एक लड़का कार एक्सीडेंट में मारा गया था। डाल्टन और क्रिस्ट दोनों को पार्टी बोरिंग लगती है और फिर वो लोग ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद डाल्टन को पता चलता है कि ये कमरा निक का है। क्रिस्ट उठपटांग हरकत करने के लिए वहाँ से चली जाती है और तभी डाल्टन को टॉयलेट में एक लड़का उल्टी करता हुआ दिखता है, जो उसे दरवाजा बंद करने के लिए बोलता है। वो लड़का बहुत डरावना था। फिर डाल्टन दरवाजे को बंद करके बेड के नीचे छुप जाता है। तभी वहाँ पे निक आ जाता है और कुछ सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और वो लड़का वहाँ आ जाता है। फिर जैसे ही डाल्टन बाहर निकलता है, वो टॉयलेट वाला लड़का उसके ऊपर उल्टी कर देता है। तभी वहाँ पे क्रिश आ जाती है और ये सब गायब हो जाता है। फिर क्रिश को निक के आने का पता चल जाता है। उसके बाद क्रिश जान बचाने के लिए डाल्टन के साथ किस करने लग जाती है और फिर क्रिश निक को मार के वहाँ से भाग जाती है। फिर डाल्टन अपने रूम में पेंट कर रहा था अपने फादर की वॉइस मैसेज को सुनते सुनते। तभी डाल्टन की आंख लग जाती है और वो फिर एक अलग दुनिया में चला जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि वो कॉलेज में ही है और अपने रूम में ही है। क्रिश के रूम में पहुंच जाता है और क्रिश का इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है। तभी क्रिश की नींद उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुन के खुल जाती है, पर वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके बाद उसे लगता है कि ये डाल्टन का काम है। फिर वो डाल्टन के कमरे में जाकर
आती है। उसके बाद डेल्टन दौड़ते हुए अपने रूम में जाने लगता है। तभी बीच में इविल्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने रूम में पहुंच जाता है और अपनी बॉडी में वापस चला जाता है। और जैसे ही वो अपनी असली दुनिया में वापस आता है तब तक क्रिश वहां पहुंच चुकी थी। उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद डेल्टन बताता है उसे कि ये सब मेरे साथ तब से हो रहा है जब से मैंने उस ड्राइंग को बनाई है। डेल्टन बोलता है पार्टी में मैंने उस लड़के को देखा जिसका एक्सीडेंट हो चुका था और उसने मुझ पर उल्टी भी कर दी थी। उसके बाद आज अभी जब मैं पेंटिंग कर रहा था तब मैं एक अलग दुनिया में आ गया। फिर क्रिश उसकी पेंटिंग को देखती है जिसमें एक ईविल बना हुआ था। उसके बाद हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी याददाश्त के लिए अपनी विंडो पर अपनी फैमिली की फोटो लगा रखी थी, क्योंकि इस चीज को करने के लिए डॉक्टर ने उसे बोला था। जॉर्ज खिड़की के शीशे पर अपनी फैमिली की अलग अलग जगह फोटो लगाता और उसके बाद उसे याद करने की कोशिश करता कि मैंने कौन सी फोटो कहाँ लगाई है। तभी हम खिड़की के बाहर उस स्पिरिट को देख सकते हैं जहाँ पर वो स्टार्टिंग में हमें मिला था। जॉर्ज उसे नहीं देखता। तभी वो स्पिरिट विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है और जॉर्ज डर के मारे ऊपर भाग जाता है और रूम के अंदर दरवाजा लगा लेता है। फिर जब जॉर्ज दरवाजा खोल के देखता है तो वो स्पिरिट नहीं होता और तभी वो स्पिरिट अचानक रूम के अंदर आ जाता है और जॉर्ज को धक्का दे देता है। फिर जॉर्ज वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जॉर्ज की जब आँख खुलती है तो उसके सामने एक बॉक्स होता है और जैसे ही जॉर्ज उस बॉक्स को उठाता है तभी वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और लाइट्स जल जाती है। सीन चेंज होता है और हमें ड्राइंग की प्रोफेसर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट को पेंटिंग करने के लिए लेक्चर दे रही थी। उसके बाद प्रोफेसर स्टूडेंट को गाया ईविल की पेंटिंग दिखाती है। डेल्टन जब उस पेंटिंग को देखता है तो उसे लगता है कि ये सिचुएशन उसके लिए सेम थी। उसके बाद हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके हाथ में वही बॉक्स होता है जो उस स्पिरिट ने उसे धक्के मारते हुए दिया था। जॉर्ज उस बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर उसके फादर और उसके मदर की फोटो थी। तो जॉर्ज को पता चलता है कि वो जो स्पिरिट थी वो उसके फादर थे। इधर डेल्टन अपने भाई से उस रेड डोर की पेंटिंग के बारे में पूछता है जो उसने बनाई थी। तभी वहाँ पर क्रिश आ जाती है जो एक एस्ट्रोल प्रोजेक्ट की वीडियो दिखाती है जहाँ पर एक एलिस जो एक ओल्ड लेडी होती है वो बताती है एस्ट्रोल प्रोजेक्ट के बारे में जो कि शैतानों की दुनिया होती है। एस्ट्रोल प्रोजेक्ट एक अंधेरी दुनिया है जहाँ पर वो आत्माएं रहती है जो बहुत तकलीफ में है और वो भी रहती है जो अपनी गलतियों को लगातार जीने के लिए श्रापित है। इसीलिए हम जितना उनसे दूर जाएंगे सफर उतना ही खतरनाक होगा। उसके बाद डेल्टन उसी लड़के से कांटेक्ट करना चाहता था जिसने उसके ऊपर उल्टियां करी थी। उसके बाद क्रिस्ट और डेल्टन निक के घर जाते हैं। डेल्टन एस्ट्रोल प्रोजेक्ट की दुनिया में चला जाता है पर वहाँ कुछ पता नहीं कर पाता क्योंकि इससे पहले इविल क्रिश पर हमला कर देता है और क्रिश बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ निक आ जाता है जो क्रिश को होश में लाता है और तब तक डेल्टन भी एस्ट्रोल वर्ल्ड से वापस आ जाता है असली दुनिया में। उसके बाद हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है जो एक आदमी के बारे में पता करने की कोशिश करता है जिसका नाम बेन होता है और वो कोई और नहीं जॉर्ज के फादर थे जिसने खुद को खत्म कर लिया था और वो भी एस्ट्रोल प्रोजेक्ट कर पाते थे, मतलब कि एस्ट्रोल वर्ल्ड की दुनिया में जाना। इससे हमें ये पता चलता है कि ये गिफ्ट या एक कर्ज है जो जॉर्ज और डेल्टन में आ गया। जॉर्ज अपनी वाइफ के पास जाता है और दूसरी ओर डेल्टन अपने भाई से पूछता है कि क्या उसे याद है 10 साल पहले क्या हुआ था। इस पर उसका भाई कहता है कि उसके दिमाग के अंदर एक तस्वीर तो है जो उसे सच लगती है, लेकिन मॉम कहती है वो बस एक वहम है। यानी पूरी फैमिली को ये बात पता थी और बस इन दोनों को नहीं बताना चाहते थे क्योंकि इनकी मेमोरी अगर वापस आ गई तो ये लोग फिर से एस्ट्रोल वर्ल्ड करने लगेंगे जिससे कि इनकी फैमिली में फिर से तबाही मच जाएगी। लेकिन अनजाने में ही सही ये लोग एस्ट्रोल प्रोजेक्ट करते थे। उसके बाद डेल्टन अपनी पेंटिंग को पूरा करता है जिस पेंटिंग के अंदर जॉर्ज मतलब उसके फादर होते हैं एक हैमर के साथ। और ये पेंटिंग तब की है जब जॉर्ज ईविल के कंट्रोल में था और वो अपनी फैमिली को मारता था। और इस चीज को तो हम पार्ट 2 से ही जानते हैं कि जॉर्ज के अंदर पार्कर की ही स्पिरिट थी जो उसे कंट्रोल करती थी। इधर डेल्टन बहुत परेशान होने लगता है और दूसरी ओर जॉर्ज भी अपनी वाइफ से बताता है कि बेन का उसकी मदर के लिए आखिरी नोट ये था कि सब कुछ उसके साथ खत्म होगा, लेकिन क्या खत्म होगा इस बात को ये नहीं जानते हैं। तभी वहाँ डेल्टन का छोटा भाई आता है उस पेंटिंग को लेकर जो डेल्टन ने पूरी बना ली थी जिसके अंदर जॉर्ज इविल्स के कंट्रोल में होता है। उसके बाद डेल्टन एस्ट्रोल वर्ल्ड में चला जाता है और उस वक्त को देखता है जब उसके फादर इविल्स के कंट्रोल में छोटे डेल्टन को मारने वाले थे। तभी बड़ा डेल्टन अपने फादर को धक्का मारता है और वो दोनों लड़ते लड़ते रेड डोर के रूम में आ जाते हैं जिसमें डेल्टन को दूसरे मॉन्स्टर भी नजर आते हैं। वो उस जगह पर फंस चुके होते हैं और फिर असली दुनिया का डेल्टन इविल्स के कंट्रोल में हो जाता है। तभी वहाँ पर क्रिश आती है और उस पर चिल्लाने के लिए माफी मांगती है और वो डेल्टन के रूम में डेल्टन के अंधेरे को दूर करने के लिए डेल्टन के लिए लाइट लेके आती है। तभी डेल्टन वहाँ से चला जाता है और क्रिश जब उसे ढूंढती है तो वो अपनी इविल फॉर्म में उसके पीछे पड़ जाता है। उसके बाद एस्ट्रोल वर्ल्ड में डेल्टन दुखी होता है। तभी वहाँ पर जॉर्ज आता है और डेल्टन को देखता है लेकिन डेल्टन मॉन्स्टर बन चुका होता है। लेकिन जॉर्ज वहाँ से असली डेल्टन को ढूंढ लेता है और उसकी बेड़ियां खोलने में लग जाता है। डेल्टन को अपने फादर इविल लगने लगते हैं और तब जॉर्ज बताते हैं वहाँ की आत्मा उसे कंट्रोल करती है जैसे उसे पहले कंट्रोल किया गया था और अब
अब डेल्टन को किया गया है, इसीलिए यहाँ से जल्दी निकलना होगा। दूसरी तरफ क्रिस डेल्टन से उसे इविल से लड़ने के लिए कहती है और दूसरी दुनिया में आजाद होने पर डेल्टन बेहोश हो जाता है और तभी क्रिस उसे सुला देती है। तभी वहाँ पर और भी इविल आ जाते हैं। क्रिस इविल को देख के डर जाती है और एस्ट्रल वर्ल्ड में जॉर्ज और डेल्टन भागते हैं क्योंकि उनके पीछे इविल पड़ा हुआ था जो मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया था। और उसके बाद जॉर्ज और डेल्टन उस रेड डोर को बंद कर देते हैं और फिर जॉर्ज डेल्टन को असली दुनिया में जाने को कहता है और उस डोर को हमेशा के लिए बंद करने को कहता है। और तब डेल्टन वहाँ से चला जाता है और एस्ट्रल वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और साथ में वो सारे इविल भी चले जाते हैं डेल्टन के होश आने पर। इधर असली दुनिया में भी जॉर्ज की हालत बहुत खराब होने लगी थी। इविल दरवाजे को जोर जोर से धक्का मार रहा था लेकिन जॉर्ज ने उस दरवाजे को टाइट से बंद कर रखा था और तभी उस एस्ट्रल वर्ल्ड में रेड डोर पर लाल रंग गिरता है जिसमें डेल्टन अपनी पेंटिंग में लाल रंग बर्बाद कर रहा होता है उस दरवाजे को ढकने के लिए। तभी वो स्पिरिट दरवाजे को तोड़ के जॉर्ज का हाथ पकड़ लेती है। जॉर्ज उस स्पिरिट को अपने आप से दूर कर देता है। डेल्टन अपनी पेंटिंग में रेड कलर पूरे पे कर देता है जिससे कि एस्ट्रल वर्ल्ड में भी रेड डोर के ऊपर पूरा पेंट हो जाता है जिससे वो डोर पूरी तरह ढक जाता है। जॉर्ज ये सब देख के बहुत खुश होता है और तभी वहाँ पर जॉर्ज के फादर बेन आ जाते हैं और एक पीसफुल स्माइल देते हुए वो एक लालटेन की लाइट में चले जाते हैं जो उन्हें रास्ता दिखाता है। फिर जॉर्ज एस्ट्रल वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं जिसे देखकर उसकी वाइफ बहुत खुश होती है। फिर जॉर्ज अपने फोन पे बेटे से बात करता है। जॉर्ज अपने बेटे से मिलने के लिए घर से निकलता है। तभी वहाँ पर एलिस रेनियर उसे मिलती है जो कहती है तुम अपनी मॉम से जरूर मिलोगे पर वक्त आने पर तुम्हारा और डेल्टन का कल बहुत अच्छा होगा, बस ये याद रखना कहीं भटक मत जाना। फिर जॉर्ज अपनी कार में बैठकर पीछे देखता है। एलिस रेनो वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर डेल्टन जो पेंटिंग बनाकर दरवाजे पर लगा देता है तभी जॉर्ज वहाँ पर आ जाता है जो अपनी और अपने बेटे की पेंटिंग देखकर बहुत खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं।